यूज्ड इन गायनी। सबसे पहले आता है सिंथेटिक जीएनआरएच एनालॉग, जिसके अंदर ल्यूप्रोलाइड, गॉसरेलिन, ब्यूसरेलिन, जो कि ओरली इनएक्टिव होता है, गिवन एज ए सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। इफ गिवन इन ए पल्सेटाइल मैनर इट इंक्रीजेज LH, FSH और एस्ट्रोजन। ठीक है, अगर कंटिन्यूस मैनर में देंगे तो ओबियसली डिक्रीज करते हैं, और पल्सेटाइल मैनर में देंगे तो इंक्रीज करेंगे। तो यूजेस कहाँ हो जाएंगे? जहाँ पे डिक्रीज है, जैसे कि डिलेड प्यूबर्टी, कैलमैन सिंड्रोम, एनओवुलेशन और सेक्सुअल इन्फेंटिज्म। अगर कंटिन्यूस में करेंगे तो डिक्रीज करेगा। आफ्टर दैट यूज फॉर द हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन लाइक प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस और ER पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। यूज्ड इन हाइपर एंड्रोजेनिक कंडीशन लाइक हिर्सुटिज्म और प्रोस्टेट कैंसर। ड्रॉबैक: as it increase estrogen it lead to menopause like symptom. To prevent a add-back theory of non-ethindrone progesterone with estrogen like action is given. सिंथेटिक GnRH एंटागोनिस्ट, ये क्या थे? एनालॉग थे ना सिंथेटिक GnRH, जो कि ल्यूप्रोलाइड, गॉसरेलिन और ब्यूसरेलिन। अब आते हैं एंटागोनिस्ट, सिट्रोरेलिक्स, इलागोलिक्स। एडवांटेज: ओरली एक्टिव होते हैं, कोई इनिशियल फ्लेयर नहीं होता। डिसएडवांटेज: वेरी एक्सपेंसिव। Used in all those conditions where condition GnRH agonist is used. Selective estrogen receptor modulator SERM. Clomiphene used for ovulation induction. Most common side effect is the hot flashes. Does not cause endometrial cancer. Raloxifene used for treatment of osteoporosis. Doesn't cause endometrial cancer. Tamoxifen management of breast cancer. Can cause endometrial cancer. ठीक है, तो इसमें देख, ऑल द सम ड्रग क्लोमिफिन, रेलॉक्सिफिन, टैमोक्सिफिन कैन लीड टू हॉट फ्लैशेज एंड वेजाइनल ड्राइनेस. प्रेगनेंसी शुड बी अवॉइडेड फॉर 2 months आफ्टर स्टॉपिंग टैमोक्सिफिन. सम used as contraceptive ormeloxifene, that is Saint Croman Chaya. Some used to treat hot flashes is bazidoxifene and estrogen, and used to treat vaginal dryness is ospemifene. तो इसमें मुझे क्या समझ में आया कि सिंथेटिक GnRH एनालॉग होते हैं वो तो हो जाएंगे ल्यूप्रोलाइड, गॉसरेलिन, ब्यूसरेलिन। पल्सेटाइल मैनर में देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज करेंगे, और कंटिन्यूस में देंगे तो डिक्रीज करेंगे, बट एक इनिशियल फ्लेयर भी कोज करवाते हैं। ऑन द अदर एंड जो GnRH एंटागोनिस्ट होते हैं, जो कि सिट्रोरेलिक्स और इलागोलिक्स होते हैं, वो नहीं करवाते फ्लेयर। ठीक है, उसके बाद SERM होते हैं, क्लोमिफिन तो ओव्यूलेशन इंडक्शन करवाएगा। ठीक है, रेलॉक्सिफिन होता है ओस्टियोपोरोसिस में चला जाएगा। टमोक्सिफिन ब्रेस्ट कैंसर में, और टमोक्सी मतलब टू मतलब टमोक्सिफिन कैन कॉज एंडोमेट्रियल कैंसर। टू से कुछ तो था। ऑल द सम ड्रग कैन लीड टू हॉट फ्लैशेज एंड वेजाइनल ड्राइनेस। हाँ, प्रेगनेंसी शुड बी अवॉइडेड फॉर 2 months आफ्टर स्टॉपिंग टैमोक्सिफिन फॉर 2. सम यूजेज कॉन्ट्रासेप्टिव इज ऑर्मेलॉक्सिफिन, ऑब्वियसली सेंट क्रोमन या छाया जिसका नाम है। हॉट फ्लैशेज के लिए अब इनमें से अपन हॉट फ्लैशेज के लिए देंगे बेजिडॉक्सिफिन प्लस एस्ट्रोजन। यूज टू ट्रीट वेजाइनल ड्राइनेस इज ओस्पेमिफिन। ठीक है, मेनोपोज इज नाउ मेनोपोज इतना हो गया। अभी तक तो कुछ था नहीं ऐसा, अब इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेनोपोज इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय अमीनोरिया ऑफ 12 month। टाइम ड्यूरेशन याद रखना है यहाँ पे 12 month के लिए होता है। एज वर्ल्ड वाइड 51 ईयर और इंडिया के अंदर 47 ईयर। प्री मेच्योर मेनोपोज या प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशियंसी लेस देन 40 ईयर, और इसके लिए 6 month का क्राइटेरिया अच्छी होता है। लेट मेनोपोज 55 से ज़्यादा होना रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर, हैंस एंडोमेट्रियल बायोप्सी इज डन। डायग्नोसिस ऑफ प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशियंसी या प्री मेच्योर मेनोपोज इज FSH वैल्यू इज नॉर्मल, दैट इज 1 to 10 इंटरनेशनल यूनिट, सजेस्टिव greater than 25 something, and diagnosis is greater than 40. After that, symptoms: hot flashes, most common symptoms होते हैं vasomotor symptoms seen in perimenopause and menopausal female due to decreased estrogen. Imbalance in serotonin and norepinephrine correspond to LH surge. Other symptoms: osteoporosis, vaginal dryness, genitourinary syndrome of menopause, increased risk of coronary artery disease. ठीक है,
इधर क्या करवाएगा ये 51-47 ईयर्स 12 मंथ का वो चाहिए होता है, 40 ईयर से कम हो जाए, 1 से 10 नॉर्मल है, 25 से ज़्यादा सजेस्टिव होता है, डायग्नोस्टिक होता है, 40 से ज़्यादा प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। सिम्टम्स होते हैं हॉट फ्लैशेस, वैसोमोटर सिम्टम्स, पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉजल फीमेल ड्यू टू डिक्रीज एस्ट्रोजन इम्बैलेंस हो जाएगा, एलएच सर्ज हो जाएगा, ऑस्टियोपेरोसिस होएगा, वेजाइनल ड्राइनेस होएगा और इंक्रीज रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हार्मोनल प्रोफाइल एस्ट्रोजन इनिबिन भी एंटी मुलेरियन हार्मोन डिक्रीज होंगे और FSH-LH बढ़ जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट दिस इंक्रीज FSH-LH इज एक्सक्रेटेड इन यूरिन ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल एंड दिस इज यूज टू मेक HMG। HMG इसी से बनता है। मोस्ट कॉमन in menopausal female estrogen decrease, vaginal epithelial cell, parabasal cell, obviously 100-0-0. Then primary ovarian insufficiency versus PCOS. Ovarian causes lead to secondary amenorrhea. PCOS anti-mullerian hormone greater than 3, POI less than 1 decrease, AMH PCOS में increase, FSH value in the PCOS normal, primary ovarian insufficiency increases, ठीक है। मैनेजमेंट रिकमेंडेशन कैल्शियम, ये मैनेजमेंट उसके चल रहे मेनोपॉज के। कैल्शियम इंटेक 1000 मिलीग्राम पर डे, मेनोपॉज में 12, रिप्रोडक्टिव एज में 1000, मेनोपॉज में 1200 mg पर डे। रिकमेंडेड विटामिन डी इंटेक 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे इन द मेनोपॉज। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ओनली एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन, ओनली एस्ट्रोजन HRT और एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रोन HRT। एडवांटेज हॉट फ्लैशेस डिक्रीज करेगा, ओस्टियोपोरोसिस डिक्रीज करेगा और कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है, याद रखना ये चीज़। डिसएडवांटेज थ्रोम्बोसिस करेगा, एंडोमेट्रियल कैंसर और ब्रेस्ट, तो BEO मतलब ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियल कैंसर, एंड थ्रोम्बोसिस, ओ मतलब ओवेरियन कैंसर भी है, BEO लिख रखा है तो, ठीक है, एंड थ्रोम्बोसिस तो या BEOT। After indication, if a female experience hot flashes which interfere with quality of her life, then HRT does not decrease risk of coronary artery disease. Rather, in 60 years, the risk is slightly increased. It does not increase the risk of cervical cancer. Most common used HRT is 17 beta estradiol plus dihydrogesterone. Does not have contraceptive benefit. हॉट फ्लैशेस HRT यूट्रस में एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन अगर पॉजिटिव है, यूट्रस एब्सेंट है तो एस्ट्रोजन दे सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर बिसफॉस्फोनेट होता है, पहले वैसे बताती हूँ। हॉट फ्लैशेस में सबसे पहले अपन HRT देंगे। यूट्रस अगर प्रेजेंट है एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन दे दो, यूट्रस एब्सेंट है सिर्फ एस्ट्रोजन दे सकते हैं अपन, क्योंकि फिर कैंसर का रिस्क कैसे बढ़ेगा जब यूट्रस ही नहीं है। सेकेंड लाइन SSRI फ्लूओक्सेटिन देते हैं, फ्लूओक्सेटिन SSRI में देते हैं। थर्ड है उसके बाद होता है सर्म देता है, दैट इज बेजिडॉक्सिफिन प्लस एस्ट्रोजन एंड अदर आर फाइटोएस्ट्रोजन, आइसोफ्लेवोन, गाबा पेंटिन, क्लोनिडिन। ओके, हॉट फ्लैशेस में अपन ने दिया यूट्रस एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन, देन सम दिया, उसके बाद दिया बेजोडिफेक्सिन प्लस एस्ट्रोजन, ठीक है। ऐसे ऑस्टियोपोरोसिस में बिसफोस्फोनेट के बाद HRT के बाद रेलॉक्सिफिन, उसके बाद टिबोलोन, स्ट्रॉन्शियम, टेरिपेराटाइड, डिनोशियम, देन सिनाइल वेजाइनाइटिस में सबसे पहले वेजाइनल लुब्रिकेंट, देन टॉपिकल एस्ट्रोजन क्रीम एंड देन ऑस्पेमिफिन। ओके, after that investigation to do in menopause female is to rule out contraindication, BP, severe uncontrolled hypertension, lipid profile, hypertriglyceridemia, hypercholesterolemia, breast examination, breast cancer, physical examination, mammography, USG and TSH। खत्म ये। तो इसमें क्या समझ में आया कि मेनोपॉज एक तो होता है ना 51 ईयर्स, सॉरी 51 ईयर नहीं रहा, 47 और 51 ईयर्स, ठीक है। 12 मंथ का एमेनोरिया चाहिए होता है। उसके बाद हार्मोनल प्रोफाइल तो यही थी कि सब कुछ डिक्रीज होता है, बस LH FSH बढ़ता है, ठीक है। उसके अलावा ये था कि सिम्टम्स थे, हॉट फ्लैशेज था और वेसोमोटर सिम्टम्स थे। हॉट फ्लैशेज तो मेनली होता ही है, ठीक है। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है और फिर वेजाइनल ड्राइनेस हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क बढ़ जाता है। मेनोपॉजल फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन डिक्रीज होएगा और इधर पैराबेसल सेल मतलब सब कुछ वो क्या बोलते हैं 100-0-0 वाला वो आएगा ना। देन प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी में तो लेस देन 1 इज सजेस्टिव, नहीं सॉरी, greater than 25 FSH is suggestive and diagnostic is greater than 40 and AMH is less than 1। on the other hand PCOS में greater than 3। मैनेजमेंट क्या होता है, कैल्शियम 1000 और 600 देते हैं फॉर द रिप्रोडक्टिव, मेनोपॉज में 1200-800 देते हैं। फिर एस्ट्रो अपन ने HRT के बारे में पढ़ा कि है ना, ये कम तो क्या करता है, कम हॉट फ्लैशेस करेगा, है ना।
हॉट फ्लैशेज कम करेगा, दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क भी कम करेगा, एक वो भी कम करता है, क्या बोलते हैं उसको, डिक्रीज कॉलोरेक्टल कैंसर, इंक्रीज BEOT दैट इज ब्रेस्ट एस्ट्रो एंडोमेट्रियल ओवेरियन एंड थ्रोम्बोसिस, ठीक है। इंडिकेशन इफ ए फीमेल एक्सपीरियंस हॉट फ्लैशेज जो कि इंटरफेयर करती है उसकी डे टू डे लाइफ को। HRT डज नॉट डिक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इवन इट में स्लाइटली इंक्रीज द मोस्ट कॉमन HRT भी पूछते हैं 7 बीटा एस्ट्रोडाइल डाइड्रोजेस्ट्रोन। हॉट फ्लैशेज का ट्रीटमेंट सबसे पहले HRT दो। HRT यूट्रस में एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रोन, यूट्रस एब्सेंट है तो एस्ट्रोजन दो, है ना। HRT के बाद SSRI के बाद क्या देते हैं अपन, बेजिडॉक्सिफिन प्लस एस्ट्रोजन, ठीक है। बेजिडॉक्सिफिन प्लस एस्ट्रोजन। ऑन द अदर हैंड ऑस्टियोपोरोसिस में सबसे पहले तो बिस्फोस्फोनेट देंगे, फिर ठीक नहीं होगा तो HRT देंगे, फिर देंगे रेलॉक्सिफिन, ठीक है। और सेनाइल वेजाइनाइटिस में पहले वेजाइनल लुब्रिकेंट, फिर एस्ट्रोजन क्रीम और फिर लास्ट में ऑस्पेमिफिन। इनका सिंपल क्लियर है, इनके अगर कोई स्पेसिफिक है पहले वो दे दो फिर HRT दे दो, है ना। अगर स्पेसिफिक नहीं है या फिर स्पेसिफिक के बाद HRT दे दो और फिर इन्होंने वो दे रखा है SERM, तो ऑस्पेमिफिन इधर आ जाएगा और उधर बेजिडॉक्सिफिन फॉर हॉट फ्लशेज। यहाँ पे भी बताया था ना कि बेजिडॉक्सिफिन होता है हॉट फ्लशेज के लिए होता है कॉन्ट्रासेप्टिव में, और मेलॉक्सिफिन होता है वजाइनल ड्राइनेस में, ऑस्पेमिफिन होता है, सेम वही चीज़ है। आपके इसके बाद क्या होता है, अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रीक्वेंसी 24 to 38 डेज होती है, साइकिल टू साइकिल वेरिएशन 2 to 20 डेज होती है। आफ्टर दैट न्यू प्रपोज्ड बाय फीगो इज 7 to 9 days। ड्यूरेशन ऑफ फ्लो 4.5 to 8 days। वॉल्यूम ऑफ ब्लड 20 to 80 ml। एनी deviation from the normal atypical uterine bleeding। Causes of AUB is palm coin, that is polyp adenomyosis, leiomyoma, malignancy and coagulopathy, ovulatory dysfunction, endometrial causes, iatrogenic and not otherwise classified, okay, that is polyp adenomyosis, leiomyoma, malignancy, endometrial hyperplasia, coagulopathy, ovulatory dysfunction, endometrial causes and not otherwise classified। इतना ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 24 से 38। साइकिल टू साइकिल वेरिएशन 2 से 30। ड्यूरेशन ऑफ फ्लो 4.5 to 8 days। वॉल्यूम ऑफ ब्लड 20 to 80 days। मतलब जैसे वो आते हैं ना, अपने पास अगर पेशेंट आ गई, वो बोले डॉक्टर साहब मेरे को तो 21 दिन से 21 दिन बढ़ चढ़ के आ रही है या 2 दिन से कम में आ रही है बढ़ चढ़ के, तो वो चीज़ तो नॉर्मल में है, 2 से 20 तो ठीक है। ऐसे ही 24 से 38 दिन कि 24 दिन भी हो सकती है और आगे 38 दिन भी हो सकती है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ फ्लो 4.5 भी हो सकता है और 8 दिन भी हो सकता है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ ब्लड 20 to 80 ml होता है। इन्वेस्टिगेशन इन एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग, यूपीटी एक्सेप्ट इन पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, उसमें तो यूपीटी क्यों ही करेंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट एंड देन TSH एंड सीरम फेरेटिन। यूपीटी एक्सेप्ट इन पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, कंप्लीट ब्लड काउंट, TSH, सीरम फेरेटिन, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी एक्सेप्ट इन प्यूबर्टी मेनोरेजिया since it is due to unovulatory causes and TVS is contraindicated in virgin female. Investigation, third endometrial sampling if indicated and coagulopathy causes। endometrial sampling, अच्छा इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी, यूपीटी और कंप्लीट ब्लड काउंट, देन TSH, सीरम फेरेटिन, यूपीटी तो ठीक है, CBC, TSH अगर थायराइड डिसऑर्डर और आयरन डेफिशिएंसी, सीरम फेरेटिन, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी एक्सेप्ट इन प्यूबर्टी मेनोरेजिया since it is due to unovulatory causes, TVS is contraindicated in virgin female। TVS except in puberty menorrhagia since it is due to unovulatory cause, TVS is contraindicated and endometrial sampling if indicated, है ना। और TVS except in puberty menorrhagia since it is due to unovulatory causes and coagulopathy causes। endometrial sampling also known as endometrial aspiration cytology or endometrial biopsy, OPD procedure done using Karman's cannula, worldwide Pipel or Vabra aspirator। investigation of choice, endometrial hyperplasia, endometrial cancer, indication screening test, Lynch surgery, patient with genital TB, couple with anovulation, endometrial biopsy, ovulation gland coiled and so tethered या corkscrew,
and non ovulation are simple tubular gland. क्या चीज़ है ये? ए यूबी में ये तो मुझे समझ में आ गया, यूपीटी करवाऊंगी, सीबीसी करवाऊंगी, सीरम फेरेटिन करवाऊंगी और टीएसएच करवाऊंगी, ठीक है। टीवीएस करवाऊंगी प्यूबर्टी मेनोरेजिया के कारण, अगर अनोवुलेशन के कारण है, और है ना दूसरा कॉगुलोपैथी के कारण है, ठीक है, कॉगुलोपैथी के कारण, और एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग अगर इंडिकेटेड है तो। नाउ एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग क्या होता है? एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग ऑब्वियसली। तो ओपीडी प्रोसीड्यूर होता है कार्बन कैनुला, वर्ल्ड वाइड पिपेट या पिपला पाइपेले या वाब्रा एस्पिरेटर यूज करता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस किसके लिए होती है? ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, कैंसर, उसके भी इंडिकेशन क्या होते हैं? एंड स्क्रीनिंग टेस्ट, लिंच सिंड्रोम, पेशेंट विद जेनाइटल टीबी, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और इंडिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियल बायोप्सी है क्या ये? स्क्रीनिंग टेस्ट, लिंच सिंड्रोम, पेशेंट विद जेनाइटल टीबी, कपल विद अनओव्यूलेशन ऑन एंडोमेट्रियल बायोप्सी ओव्यूलेशन पे शो करेंगे ग्लैंड कोइल्ड, सो टूथेड, कॉर्क्स्क्रू, सिंपल ट्यूबुलर, एंड फीमेल विद लेट मेनोपॉज। नाउ रिप्रोडक्टिव एज इंडिकेशन बता रखे, ओल्ड फीमेल लेस देन 14 ईयर कंप्लेनिंग ऑफ एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग एंड हैव रिस्क फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर लाइक PCOS, diabetes, hypertension. If endometrial thickness greater than 12 mm on USG, atypical uterine bleeding, unresponsive to medical management, perimenopausal female, greater than 45 year or 40 year, endometrial sampling is done if there is atypical uterine bleeding irrespective of TVS finding. Menopausal female, TVS endometrial thickness greater than 4 mm if pap smear show atypical glandular cell of unknown significance. After that, reproductive age less than 40-year, complain of atypical uterine bleeding, have risk factor for endometrial cancer like PCOS, diabetes, hypertension, endometrial thickness greater than 12 mm on USG, AUB, unresponsive to medical management. Endometrial pathology, investigation of choice is endometrial biopsy, gold standard fractional curettage and hysteroscopy greater than dilation curettage plus hysteroscopy greater than fractional curettage greater than hysteroscopy. Indication of fractional curettage if endometrial biopsy report show endometrial hyperplasia with atypia, insufficient uh, insufficient sample, cervical stenosis if endometrial biopsy show cervical stenosis, your report is normal and endometrial hyperplasia without atypia, but patient continue to bleed despite medical management. फ्रैक्शनल क्यूरेटाज, ठीक है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, पेशेंट कंप्लेन ऑफ एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन यूपीटी टीवीएस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एंडोमेट्रियल बायोप्सी, गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्ट्रोस्कोपी, एंडोमेट्रियल बायोप्सी रिपोर्ट से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटिपिया, चांस ऑफ मेलिग्नेंसी 1 to 3, नेक्स्ट स्टेप प्रोजेस्ट्रॉन ग्रेटर देन ओरल प्रोजेस्ट्रॉन, फॉलो अप फॉर 3 to 6 months बाई endometrial biopsy reports show endometrial hyperplasia with atypia, chance of malignancy 8 to 30%. Next step is fractional curettage plus hysteroscopy, best management total abdominal hysterectomy if patient refuse total abdominal hysterectomy or progesterone megestrol is given, follow up after 3 to 6 months by endometrial biopsy. Patient with endometrial hyperplasia on progesterone continue to bleed, endometrial hyperplasia without atypia, with atypia. Next step fractional curettage plus hysteroscopy. Next step is endometrial hyperplasia with atypia is hysterectomy. थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया, एक बार ये भी पढ़ती हूँ फिर एक साथ समझेंगे। एंडोमेट्रियल कैंसर, हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन, फाइब्रोइड एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर। रिस्क फैक्टर आर फैमिली हैज ओलो old aunt, okay, family history, hypertension, obesity, late menopause and early menarche, diabetes, atypical endometrial hyperplasia, unopposed estrogen, nulliparity, tamoxifen. Protective factor are smoking, inhibit the aromatase, multiparity, pregnancy. Proposed protective factor, physical exercise, green tea. Most common age for endometrial cancer 5 to 7 decade. Most common complaint, irregular vaginal bleeding. Most specific is postmenopausal bleeding. Most common cause of postmenopausal bleeding is endometrial atrophy. Most common cause of postmenopausal bleeding in India is cervical cancer.
Most common cancer route of spread of endometrial cancer, direct spread. Gatekeeper gene for endometrial cancer, P10. Most common type of endometrial cancer, adenocarcinoma. Most common site of hematogenous involvement, lungs. Type of endometrial cancer, type 1 endometrial cancer, adenocarcinoma, grade 1 and 2. Good prognosis associated with increased estrogen, mutation in P10 or KRAS. Type 2 endometrial cancer, adenocarcinoma, grade 3, papillary serous tumor, clear cell carcinoma, bad prognosis, not associated with increased mutation in P53, increased risk of endometrial atrophy. Syndrome associated with endometrial cancer, corpus cancer syndrome, obese female with diabetes या hypertension, increased risk of endometrial carcinoma, Lynch 2 syndrome या hereditary non-polyposis colon cancer. Most common cancer associated with Lynch syndrome is colon cancer. Second most common is the endometrial cancer greater than ovarian cancer. Gene involved is MLH1 greater than MSH2. Cowden syndrome associated with P10 syndrome, chromosome 10, BRCA1, BRCA2 gene mutation, ovarian cancer greater than endometrial cancer. कौन कौन सा है? कॉर्पस कैंसर, लिंच 2, काउडन, BRCA1, BRCA2. यूनिवर्सल स्क्रीनिंग इज नॉट डन इन endometrial cancer. In hereditary cancers at the age of greater than 40 year after family is completed, total abdominal hysterectomy and BSO is done. Management of endometrial cancer, surgical staging, post operative management. Surgical staging, 3-step procedure, total abdominal hysterectomy and BSO for stage 1 endometrial cancer. From stage 2 onward, modified radically a Vardim hysterectomy, lymph node dissection, pelvic and para-aortic lymph node dissection, except stage 1A involve less than 50% of myometrium, less than 2 cm tumor, no lymph node dissection, greater than 2 cm pelvic lymph node dissection. Post-operative therapy, treatment of choice radiotherapy, except stage 1A with adenocarcinoma grade 1 and 2, no post-operative required. Stage 3 and 4 chemotherapy, cisplatin, paclitaxel plus radiotherapy. FIGO staging of endometrial cancer. Stage 1 cancer is limited to the uterus, less than 50% myometrium A, B greater than 50% myometrium. Stage 2 cervix, stroma and glands are involved. Stage 3 cancer spread beyond the cervix. A cancer involve either the serosa या adrenexa, involve the vagina or parametrium. C lymph node involvement, C1 pelvic lymph node, C2 para-aortic lymph node. Stage 4 metastasis, regional metastasis to either bladder or bowel. B distance metastasis or involvement of superficial inguinal lymph node. Grading of endometrial cancer, grade 1 well differentiated cancer, grade 2 moderately differentiated, grade 3 poorly differentiated cancer. MRI is in cancer endometrium done to assess the involvement of myometrium, LUS and cervix. दिस इज कंप्लीट. सो अपन कहाँ से समझना है? एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग से. इतना समझ में आ गया था कि फ्रीक्वेंसी 24 से 28 दिन होती है, साइकिल की वेरिएशन 2 से 20 दिन होता है. 4.5 to 8 days आर नॉर्मल, 20 to 80 ml आर नॉर्मल, है ना. और 2 से 20 दिन, 24 से 38 दिन. ठीक है. कॉजेज था पाम कोइन, दैट इज पी से क्या था? P से the polyp, then adenomyosis, leiomyoma, then leiomyoma malignancy, then C से coagulopathy, ovulatory dysfunction, endometrial causes, then in iatrogenic or not classified. अपन ने अगर एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग मैं करवाऊंगी, CB से करवाऊंगी, फेरेटिन करवाऊंगी और थायराइड TSH करवाऊंगी और CBC और UPT करवाऊंगी. TVS except in puberty menorrhagia since it is due to anovulatory cause and TVS is a contraindicated in virgin female. TVS except in puberty menorrhagia, है ना. एक तो ये करवा दिया. TVS करवाएंगे अगर प्यूबर्टी मेनोरेजिया है, सिंस इट इज़ ड्यू टू अनओवुलेटरी कॉजेज का कारण होता है तो TVS भी करवा देते हैं. और एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग अगर इंडिकेटेड होती है तो ठीक है. और TVS करवाएंगे अगर अनओवुलेशन के कारण है या कोगुलोपैथी कॉजेज है तो. ठीक है. अब आते हैं एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग. एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग में क्या करवाएंगे? एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन, साइटोलॉजी या बायोप्सी. ओपीडी प्रोसीड्यूर होते हैं डन यूजिंग कारमान कैनुला, है ना. और वर्ल्ड वाइड, इंडिया में कारमान होते हैं, वर्ल्ड वाइड तो PIPELLE, पिपेल और वाब्रा एस्पिरेटर. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या एंडोमेट्रियल कैंसर. इंडिकेशन स्क्रीनिंग टेस्ट, लिंच सिंड्रोम, ये अभी आएगा ना यार. पेशेंट विद जेनाइटल टिबिया कपल विद अनओवुलेशन.
उन सब में ये वो होता है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी पे अपन को ऐसे दिखेगा ना, तो देख, अगर रिप्रोडक्टिव एज है तो ऑल फीमेल लेस देन 40 ईयर कंप्लेन ऑफ एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग एंड रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर। एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग है प्लस रिस्क फैक्टर है, कौन कौन से, पीसीओएस, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, और अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस 12 mm से ज़्यादा है तो, और अगर मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक नहीं हो रहा है तो, देन पेरी मेनोपोजल अराउंड द मेनोपोज, इंटरनेशनल ग्रेटर देन 45 ईयर, नेशनल ग्रेटर देन 40 ईयर, और एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग इज डन इफ देयर इज ए एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग या इररेस्पेक्टिव ऑफ टीवीएस फाइंडिंग। कुल मिला के पेरीमेनोपोजल में तो अगर एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग है करवानी ही है, मेनोपोज में ग्रेटर देन 4 mm से ज़्यादा हो जाए, एंडोमेट्रियल थिकनेस और पैप स्मीयर पे एजीसीयूएस हो जाए। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब आता है एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी। एंडोमेट्रियल ये क्या था, सैम्पलिंग थी, जिसको एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी बोलते हैं, जो कि ओपीडी प्रोसीड्यूर्स होता है। अभी एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है, फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्ट्रोस्कोपी। और फ्रैक्शनल क्यूरेटाज कब करवाना है, जब अब अपने एंडोमेट्रियल बायोप्सी रिपोर्ट करवा ली, अगर उसमें बता रखा है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है विद एटीपिया है। ठीक है, बायोप्सी में अगर हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया मिला, या इनसफिशिएंट या सर्वाइकल स्टेनोसिस मिला, या रिपोर्ट नॉर्मल और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया, लेकिन पेशेंट कंटिन्यू टू ब्लीड डेस्पाइट मेडिकल मैनेजमेंट, तो अपन क्या करवाएंगे, फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के बारे में सोचते हैं, तो पेशेंट एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन यूपीटी देन टीवीएस। सबसे पहले यूपीटी करवाएंगे कि प्रेगनेंसी तो नहीं है, देन टीवीएस करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हाइपरप्लेजिया की तो बायोप्सी है। गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्ट्रोस्कोपी, कब करवाते हैं फ्रैक्शनल क्यूरेटाज हिस्ट्रोस्कोपी, जब वो अगर रिपोर्ट से एटीपिया है ना, या फिर इनसफिशिएंट सैंपल है, या सर्वाइकल स्टेनोसिस है, या रिपोर्ट नॉर्मल है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया बट प्रेजेंट कंटिन्यू टू ब्लीड डेस्पाइट मेडिकल मैनेजमेंट। एंडोमेट्रियल बायोप्सी रिपोर्ट से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटिपिया, चांस ऑफ मेलिग्नेंसी 1 to 3%। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करवाएंगे, जब अपन को विदाउट एटीपिया है ना, तो सबसे पहले प्रोजेस्ट्रॉन दे दो। ठीक है, उसमें मिरेना होता है ग्रेटर देन ऑरल प्रोजेस्ट्रॉन, और फॉलो अप करो 3 to 6 मंथ बाय एंडोमेट्रियल बायोप्सी। लेकिन अगर उसमें कह रहा है कि ये विद एटीपिया है, तो चांस ऑफ मेलिग्नेंसी बढ़ जाते हैं 8 to 30%। तो नेक्स्ट स्टेप गोल्ड स्टैंडर्ड कर दो, फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्ट्रोस्कोपी, एंड देन टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी कर दो। और अगर पेशेंट रिफ्यूज कर रहे हैं टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी या प्रोजेस्ट्रॉन इज गिवन, then follow up after 3 to 6 month by endometrial biopsy। ठीक है, पेशेंट विद एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड ऑन प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, अपन ने उसमें बोला था कि हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपी प्रोजेस्ट्रॉन दे दो, फिर भी अगर वो ब्लीड कर रहा है तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया, नेक्स्ट स्टेप फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्ट्रोस्कोपी, और अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया है, नेक्स्ट स्टेप है हिस्ट्रेक्टोमी कर दो। ठीक है, अगर ब्लीड कर रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि अपन ने यहाँ पे तो फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्ट्रोस्कोपी करवाया था, फिर टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी करवाया था विद एटीपिया में। लेकिन अगर पेशेंट रिफ्यूज कर रहा है तो उसको प्रोजेस्ट्रॉन देते हैं ना, और फिर भी अगर वो ब्लीड कर रहा है, अब तो हिस्टेक्टोमी करनी ही पड़ेगी। एंडोमेट्रियल कैंसर हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन, फाइब्रॉइड एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियल कैंसर फैमिली हैज ऑल डाउन, दैट इज फैमिली हिस्ट्री, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, लेट मेनोपोज, अर्ली मेनोपोज, मतलब कुल मिला के जहाँ जो एस्ट्रोजन ज़्यादा हो रहा है, डायबिटीज़, एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, अनअपोज्ड एस्ट्रोजन, नल्लीपेरिटी, टमोक्सिफिन, ये सब। प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या होता है, टमोक्सिफिन 2 मंथ तक इसको वो करना है, नहीं देना है। ठीक है, प्रोटेक्टिव फैक्टर तो होते हैं स्मोकिंग, मल्टीपेरिटी और प्रेगनेंसी। प्रपोज प्रोटेक्टिव फैक्टर आर फिजिकल एक्सरसाइज और ग्रीन टी। मोस्ट कॉमन एज फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर 5 to 7 डिकेड, ओल्ड एज में जाके। मोस्ट कॉमन कंप्लेंट इज इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग। मोस्ट स्पेसिफिक कंप्लेंट इज पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग। मोस्ट कॉमन तो क्या होती, इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है ना। मोस्ट स्पेसिफिक होती पोस्ट मेनोपोज के बाद। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, एंडोमेट्रियल एट्रोफी। मोस्ट कॉमन इन इंडिया कैंसर सर्विक्स, रूट ऑफ स्प्लिट, डायरेक्ट स्प्लिट, गेट कीपर P10। मोस्ट कॉमन एंडोमेट्रियल कैंसर अडीनो कार्सिनोमा एंड
मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हिमेटोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट लंग। कुल मिला के ये तो क्या हुआ कि एंडोमेट्रियल कैंसर होता है, डायरेक्ट स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। और एंडोमेट्रियल में मोस्ट कॉमन टाइप होता है अडीनोकार्सिनोमा का। उसके बाद भी टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है, अडीनोकार्सिनोमा ग्रेड 1-2, जिसके अंदर गुड प्रोग्नोसिस होता है, इंक्रीज एस्ट्रोजन से होता है P10। इधर P53 होता है, इसमें इंक्रीज एस्ट्रोजन नहीं होता, और म्यूटेशन P53 होता है, और बैड प्रोग्नोसिस होता है। और एडिनोकार्सिनोमा ग्रेड 3, पैपिलरी सीरस ट्यूमर और क्लियर सेल कार्सिनोमा सारे ग्रेड 2 में आ जाते हैं। अब सिंड्रोम तो कॉर्पस कैंसर सिंड्रोम, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, लिंच 2, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर। मोस्ट कॉमन कैंसर एसोसिएटेड विद लिंच सिंड्रोम इज कोलोन, आफ्टर दैट एंडोमेट्रियल कैंसर। MLH MSS तो याद रहता है, काउडन P10, BRCA1 BRCA2, ओवेरियन कैंसर ग्रेटर देन एंडोमेट्रियल कैंसर। मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल, सर्जिकल स्टेजिंग, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट होता है। सर्जिकल स्टेजिंग 3 स्टेप में प्रोसेस होगा, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी प्लस बाइसाल्पिंगो ऑफ्रेक्टोमी फॉर स्टेज 1। स्टेज 1 एंडोमेट्रियल कैंसर। स्टेज 1 क्या होता है, जब कैंसर लिमिटेड टू यूट्रस, लेस देन 50% मायोमेट्रियल इन्वॉल्व, ग्रेटर देन 50%, स्टेज 1A-B। तो फ्रॉम स्टेज 2, फॉर स्टेज 1 तो अपन ने कर दिया टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, बाइसाल्पिंगो ओफ्रेक्टोमी, अपने उसका यूट्रस और उसके अपने ओवरीज निकाल ली, खत्म बात। स्टेज 2 ऑनवर्ड, मॉडिफाइड रेडिकल या वर्दिम हिस्टेक्टोमी। स्टेज 2 ऑनवर्ड मतलब जिसमें कैंसर का स्ट्रोमा एंड ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं स्टेज 2 में। स्टेज 3 बियॉन्ड द सर्विक्स, जिसमें फर्स्ट वाले के ए के अंदर तो क्या होता है, सीरोसा या एड्रीनेक्सा, दूसरे में पैरामेट्रियम, तीसरे में लिम्फ नोड, देट इज C1 में पैल्विक लिम्फ नोड, फिर पैरावोर्टिक, और स्टेज 4 तो मेटास्टेसिस ही हो जाता है, ये ब्लैडर बाउल को मेटास्टेसिस कर सकता है। इसके अलावा सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में भी वो जा सकता है, ठीक है। पर अपन ने इसमें ये नहीं पढ़ा था क्या, मोस्ट कॉमन साइट थी वो हिमेटोजिनस रूट की लंग। ओके ओके। आफ्टर दैट ये हो गया फ्रॉम स्टेज 1 में, तो अपन ने टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, बाइसाल्पिंगो ओफ्रेक्टोमी की। फ्रॉम स्टेज 2 मॉडिफाइड रेडिकल या वर्दिम हिस्टेक्टोमी, लिम्फ नोड डाइसेक्शन, पैल्विक या पैरावोर्टिक लिम्फ नोड डाइसेक्शन, एक्सेप्ट स्टेज 1A, जिसमें लेस देन 50% ऑफ मायोमेट्रियम, लेस देन 2 सेंटीमीटर कोई लिम्फ नोड डाइसेक्शन नहीं, ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर पैल्विक लिम्फ नोड डाइसेक्शन। पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रेडियोथेरेपी, एक्सेप्ट स्टेज 1A विद एडिनोकार्सिनोमा ग्रेड 1-2, ठीक है। स्टेज 1A के अंदर लिम्फ नोड डाइसेक्शन नहीं करना है, ठीक है, इतना भी ठीक था। नव पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी स्टेज 1A के अंदर और नहीं करेंगे, और 3 और 4 के अंदर कीमोथेरेपी प्लस रेडियोथेरेपी करेंगे। स्टेज तो बताई दी, ग्रेडिंग क्या होती है, वेल डिफरेंशिएटेड, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, poorly differentiated। MRI in cancer endometrium done to assess the involvement of myometrium, LUS and cervix, that is complete। After that next